हेलो वर्ल्ड, मैं पूनम वर्मा जनरल अचीवर्स में आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया से करोगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और 12th क्लास के प्री बोर्ड ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और सीबीएसई ने भी बोर्ड के एग्जाम्स की डेट शीट रिलीज कर दी है और आप सभी अपने पढ़ाई को बहुत ही जोरदार तरीके से बहुत ही सीरियस तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ताकि आप अपने मार्क्स को बेटर बना सके और बहुत ही बढ़िया बना सके, जिससे आपके पेरेंट्स को आप पर प्राउड फील हो सके। सो पेरेंट्स को प्राउड करवाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर हमारा 9 और चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य, जिसमें हम पिछले चैप्टर के आगे के वाले चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट में पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी के बारे में। क्या होते हैं ये? गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी ये 7 महान राजा थे जिनकी प्रसिद्धियों के बारे में हमें पढ़ना है। अब मैंने ये भी बताया था जो गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी, ओके, इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था गौतमी, जिन्होंने अपने पुत्र के बारे में अनेक प्रकार की प्रशंसाएं, अनेक प्रकार के अभिलेख लिखवाए थे और इन्होंने ही इनको दक्षिणापथ की उपाधि भी दी थी, यानी दक्षिणापथ का स्वामी भी इन्हें कहा जाता है। अब आप ये बताएंगे, आप सभी जानते हो कि दक्षिणापथ क्या होता है, पिछले चैप्टर में बताया था। दक्षिणापथ का मतलब होता है दक्षिण में जाने का रास्ता। क्या होता है ना? दक्षिण में जाने का रास्ता। तो ये हमने पढ़ा है गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी के बारे में, जिनका उल्लेख उनकी माता ने किया है और इनकी माता ने इनकी प्रशंसा के रूप में अभिलेख भी लिखवाए हैं और इनके साथ साथ इन्हें दक्षिणापथ के स्वामी की उपाधि भी दी गई है। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तुतियों के बारे में। अब आप ये जानेंगे प्रस्तुतियां क्या होती हैं। क्या होते हैं प्रशस्तियां? प्रशस्तियां का मतलब होता है प्रशंसा। अब स्टार्टिंग में जब राजा महाराजाओं का टाइम था तो वो जितने भी कार्य करते थे उन सभी को प्रस्तुतियों में उल्लेख करवाया करते, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो इनके बारे में जाने और समझे। उन सभी में इनकी प्रशंसाओं के बारे में लिखवाया जाता था, इनके कार्य के बारे में लिखवाया जाता कि कैसे कैसे प्रशासन करते थे और कैसे कैसे इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रशस्तियों के बारे में। जो सबसे पहले हम बात करते हैं गुप्त वंश के बारे में, क्योंकि प्रशस्तियों की जब बात करते हैं तो गुप्त वंश का बहुत ही बेहतर प्रभाव है, बहुत ही अच्छा प्रभाव उसमें पड़ा। चलिए समझते हैं गुप्त वंश के बारे में और इनकी प्रसिद्धि के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुप्त वंश के समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त के जो फादर थे, जो पिता थे, वो क्या कौन थे? उनका नाम था चंद्रगुप्त। यहाँ पर मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर रही हूँ, सिंपल नाम है चंद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के संस्थापक थे। और साथ ही साथ एक बात और इम्पोर्टेंट इनके बारे में जानने वाली है कि इन्हें महाराजाधिराज की उपाधि भी इन्होंने ले रखी थी। तो ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी माता का नाम। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था कुमार देवी, जो कौन से कुल की थी? जो ऋषभि कुल की थी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके साम्राज्य में, इनके राज्य में दरबार कवि और मंत्री रहे थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र, जिन्होंने इनके बारे में, इनकी प्रसिद्धि के बारे में, इनकी प्रशंसा के बारे में एक काव्य रचना द्वारा लेखन कार्य किया है। इनकी प्रसिद्धि के बारे में, इनकी प्रशंसा के बारे में बताया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि समुद्रगुप्त ने किन किन देशों को, किन किन राज्यों को पराजित किया था, किन किन राज्यों को अपने अधीन बनाया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यभट्ट के 9 शासक रहे थे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिणापथ का नाम आपने सुना होगा, दक्षिण की ओर जाने का रास्ता। तो दक्षिणापथ के 12 शासक थे जिन्होंने जो इनके अधीन हो गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ कुषाण और शक शासक भी इनके अधीन हो गए थे, जिन्होंने इनके अधीनता यानी जो इनके अधीन होने को तैयार हो गए थे। तो ये हमने पढ़ा था गुप्त वंश के बारे में। और सबसे पहले इनके समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त बहुत प्रभावशाली, बहुत अच्छे
की किसने लेखन कार्य किया है, कौन उनके पिता थे, कौन उनकी माता थी, और कहाँ कहाँ पर इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ये हमने जाना और समझा। तो चलिए अब आगे के बारे चलिए अब जानते हैं वंशावलियों के बारे में। इनका मतलब क्या होता है, यानी जनरेशन टू जनरेशन, वंश बाय वंश आगे बढ़ने के बारे में। ओके, तो चलिए अब इसमें समझते हैं। अभी हमने पढ़ा था समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त की जितनी भी फैमिली थी, जो उनके पिता थे, जो उनके परदादा थे, दादा थे, उन सभी प्रसिद्धियों के बारे में हमें पता चलता है। और इसी से इन जो प्रशंसा के कार्य लेखन जो हमारा काम हुआ था, उसी से हम इनके बारे में जानते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था समुद्रगुप्त के बारे में। ओके, और उनके पिता का नाम भी हमने पढ़ा था। उनके पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त के बारे में हमने एक बात जानी थी कि उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण कर रखे थे। और उन्हीं के साथ साथ समुद्रगुप्त ने भी महाराजा धीराज की उपाधि ले रखी थी। ओके, तो यहाँ हमें ये बात जानने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि समुद्रगुप्त के बेटे का क्या नाम था। तो समुद्रगुप्त के बेटे का नाम बहुत सिंपल है। समुद्रगुप्त के बेटे का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त सेकंड। ओके, तो ये किसके बेटे का नाम है, समुद्रगुप्त के बेटे का नाम। ओके, तो अब हम ये जानते हैं कि इनमें जितनी भी इनकी जनरेशन थी वो धीरे धीरे अपनी प्रशस्ति के बारे में बताती गई, और अपने सिक्कों में, अपने अभिलेखों में, यानी सिक्कों में या फिर अभिलेखों में इन सब के बारे में वर्णन होता है, जिससे आगे फ्यूचर, आगे आने वाला भविष्य इनके बारे में जान सके और समझ सके। तो चलिए चलिए समझते हैं हर्षवर्धन के बारे में। अभी हमने पढ़ा था समुद्रगुप्त के बारे में, और हमें ये भी जानना था कि उनके बारे में कैसे जानकारी मिलती है, उनके सिक्कों से, उनके अभिलेख से, और उनकी प्रशस्तियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तब उनकी जानकारी मिलती है। तो इसी हिसाब से जो हर्षवर्धन है, उनके बारे में भी जो हम जानते हैं, उनके सिक्कों से और उनके अभिलेखों से इनकी जीवनी के बारे में पता चलता है, और इनके बारे में ज्ञान होता है। जिन्होंने आज से 1400 साल पहले शासन किया था, 1400 साल पहले शासन किया था, और इनके राज्य में जो दरबारी कवि थे, उनका नाम था बाणभट्ट। क्या नाम था, बाणभट्ट, जिन्होंने रचना की थी हर्षचरित की, जिसमें किसका वर्णन, जिसमें वर्णन है हर्षवर्धन के बारे में। तो किसकी रचना की थी, हर्षचरित के बारे में। ओके, तो हर्षचरित में किस चीज का वर्णन है, हर्षचरित में हर्षवर्धन का वर्णन है, जिसमें उनकी जीवनी के बारे में, उनकी प्रशस्तियों के बारे में, प्रशंसाओं के बारे में, कार्यों के बारे में, इन सभी का वर्णन पे मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्हीं के साम्राज्य में चीनी तीर्थयात्री भी आए थे, जिनका नाम था ह्वेन-त्सांग। ओके, क्या नाम था, ह्वेन-त्सांग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत ही अच्छे से विस्तार किया था। और लास्ट में हम बात करते हैं कि इन्होंने बंगाल पर जो विजय पाली थी, बंगाल को जीतने के बाद जब दक्कन की ओर जा रहे थे, दक्कन की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करना स्टार्ट किया था इन्होंने, तो वहां पर इन्हें चालुक्य नरेश और पुलकेशिन द्वितीय ने इन्होंने इनका रास्ता रोक दिया था, यानी अपने साम्राज्य में इन्होंने विस्तार नहीं करने दिया था। इन्होंने वहां पर बैन लगा दी कि आप यहाँ पर अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकते। ओके, तो अब हम जानेंगे, हमें ये जानना था कि इनके बारे में जीवनी कहाँ से मिलती है, इन्होंने कब शासन किया था, इनकी रचना, जो इनकी प्रशस्तियों के बारे में रचना है वो किसने की थी, इनके राज्य में कौन रहते थे, कौन से चीनी तीर्थयात्री रहते थे, और दक्कन की ओर जाने के लिए रास्ता किसने रोका था। तो चलिए अब हम इन्हीं के बारे में समझते हैं कि आखिर ये थे कौन जिन्होंने हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से रोका था। तो चलिए समझते हैं हम पल्लव, चाणक्य और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, इनकी प्रशस्तियों के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पल्लव वंश की। ये एक तरह का साम्राज्य है, एक तरह का वंश है, जिनकी राजधानी का नाम था कांचीपुरम। और इनके साम्राज्य का विस्तार कहाँ था, इनके साम्राज्य का विस्तार कांचीपुरम के आसपास के देशों से, आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक इनका विस्तार था। कहाँ तक, कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक इनका विस्तार था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं चालुक्य भी एक वंश का नाम है। ओके, नेक्स्ट इनकी जो राजधानी है, राजधानी का नाम क्या था, इनकी राजधानी का नाम है ऐहोल। जो ऐहोल है वह स्थान एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था, और धीरे धीरे समय के पश्चात ये एक धार्मिक केंद्र भी
बन गया। ओके, तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है, इसकी राजधानी का नाम क्या था, एहोल, और ये एक तरह का व्यापारिक केंद्र भी था और एक तरह का धार्मिक केंद्र भी बना रहा। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। तो हम ये जानते हैं पुलकेशिन द्वितीय कौन से वंश के थे, तो पुलकेशिन द्वितीय भी चालुक्य वंश के ही शासक थे। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चालुक्य वंश के शासक का क्या नाम था, पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियों के बारे में रचना किसने की थी, तो इनकी ही दरबारी कवि थे, जो इनके साम्राज्य में, जो इनके राज्य में, जो इनके दरबार में रहते थे, वो एक प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम था रवि कीर्ति। इन्होंने ही इनकी प्रशस्तियों के बारे में लिखा है और इसकी रचना की है, और इन्होंने ही लिखा है कि इन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं, कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया है, और कैसे हर्षवर्धन को दक्कन की ओर, दक्षिण की ओर आने से रोका है। तो चलिए अब इसकी आगे बारे में चलिए समझते हैं राज्यों के प्रशासन के बारे में, कि राज्यों में जो प्रशासन था वो कैसे होता था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यों का जो प्रशासन होता था वो भूमि कर से होता था, यानी टैक्स से होता था। जब टैक्स मिलता है तभी तो प्रशासन करेंगे, तभी तो शासन संभालेंगे, तभी जितने मंत्रिमंडल है, जितने सेना है, उनको सैलरी प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति जुटाने के लिए यहाँ पे लोगों का समर्थन भी चाहिए होता है, जिसके लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे प्रयास किए थे, बहुत ही अच्छी इन्होंने नीतियां बनाई थी, जिनसे ग्रामीण इलाकों में सभी लोगों का समर्थन इन्हें मिल पाए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नए प्रकार की सेना के बारे में। तो इससे ये मतलब है कि यहाँ के जो राजा थे वो एक सुसंगठित सेना को चाहते थे, यानी सुसंगठित सेना, यानी जिसमें हाथी हो, घोड़े हो, रथ हो, सेना हो, ऐसी पूरी सुसंगठित यानी एक साथ मिलीजुली सेना ये चाहते थे। और उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक अलग सेना नायक भी होता था, जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेना को प्रोवाइड करता था, लेकिन बदले में इन्हें किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता था। क्या नहीं दिया जाता, वेतन नहीं दिया जाता था। इन्हें बदले में क्या दी जाती थी, इन्हें बदले में दी जाती थी भूमि का टुकड़ा। क्या दिया जाता था, भूमि का टुकड़ा, जिन भूमि के टुकड़े से, जिन भूमि से ये टैक्स वसूलते थे, कर वसूलते थे, और जिससे अपनी घोड़ों की और अपनी सेना की उनकी देखभाल करते थे, उनका पैसा खर्च करते थे। ओके, और ऐसे लोगों को सामंत भी कहा जाता है, जो घोड़ों की, हाथियों की देखभाल करते हैं, अपनी सेना की देखभाल करते हैं, उनके लिए चीजें जुटाते हैं, इनके लिए क्या कहा जाता है, सामंत, जो हथियार वगैरह जुटाने का काम भी करते हैं। क्या कहा जाता है उन्हें, सामंत। ओके, तो चलिए अब हमने क्या पढ़ा था, राज्य का प्रशासन कैसे होता था, और यहाँ पे कौन कौन सी नई प्रकार की सेना थी, राजा कौन सी सेना की डिमांड करते थे, और सेनाओं में क्या क्या चीजें होती थी। तो चलिए समझते हैं हम दक्षिण राज्यों की सभाओं के बारे में। सभाएं क्या होती है, सभाएं वो होती है जहाँ पर कई लोग बैठ के आपस में विचार विमर्श करते हैं और किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। ओके, तो दक्षिण राज्यों में जो सभाएं थी उनमें जहाँ पर ब्राह्मण भूस्वामी को संगठन होता, जहाँ पे ब्राह्मण जितने भूस्वामी थे वो सभी संगठन में रहते थे, उन सबकी सभाएं होती थी, उनको क्या कहते थे, उन सबको सिंपल सभा कहते थे। क्या कहते थे, सभा। और जहाँ पर गैर ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन होता था उसे कहते थे उल। क्या कहते थे, उसका नाम था उल। नेक्स्ट हम बात करते हैं जहाँ पे व्यापारियों का संगठन होता था, जहाँ पे सभी बिजनेस वगैरह की बात करते थे, जहाँ पे सभी व्यापार की बात करते थे, उन सभा का नाम था नगरम। क्या नाम था उन संगठन का, उन संगठन का नाम था नगरम। ओके, तो ये थे दक्षिण राज्यों में सभाओं के नाम। अलग अलग सभाओं के नाम है, जिनमें ब्राह्मण भूस्वामी है उनका नाम अलग है, यानी सभा। जो गैर ब्राह्मण भूस्वामी उनका नाम है उल संगठन है, जो व्यापारियों का संगठन है उनका नाम है नगर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उस जमाने में, यानी उस टाइम पे लोग कैसे हुआ करते थे। तो उस टाइम पे जो लोग हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है कालिदास। कालिदास के बारे में आप सभी जानते होंगे, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने रचना की है इस टाइम पे अभिज्ञान शाकुंतलम की, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखन कार्य इन्होंने किया है, जिनमें राजा दुष्यंत और शकुंतला जी की कहानी का वर्णन यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीनी तीर्थयात्री फासियन के बारे में। ये एक तरह के चीनी तीर्थयात्री थे जो भारत में आए थे, जिन्होंने यहाँ पर जितने भी हमारे अछूतों के बारे में बहुत ही अच्छे, मतलब इन्होंने किस तरह ध्यान दिया है, इनके बारे में इन्होंने लिखा है और इनके बारे में इन्होंने बताया है कि कैसे कैसे लोग भेदभाव करते थे और कैसे कैसे इन्हों को बिल्कुल भी टच वगैरह नहीं होने देते थे। अगर इन्हें बाहर निकलना होता तो पहले इन्हें लकड़ी से किसी चीज पर चोट मारनी होती थी, यानी बताना पड़ता था कि हम आ रहे हैं, ताकि कोई भी रास्ते में इनसे टच ना हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट
9, जिसमें चैप्टर का नाम था नए राज्य और साम्राज्य, जिसमें हमने नए साम्राज्य के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमने समुद्रगुप्त के बारे में यानी गुप्त वंश के बारे में पढ़ा, पल्लव वंश के बारे में पढ़ा, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, चालुक्य वंश के बारे में पढ़ा और इन सभी के प्रशासन के बारे में पढ़ा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका लास्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो भी फिनिश हो जाएगा। तो चलिए आप समझते हैं आगे के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए और प्लीज इस नोट को बहुत ही अच्छे से बनाइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, जिससे हमें आपकी जितने भी डाउट्स हैं उन सब के बारे में पता चलेगा और उसको सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश